गुड मॉर्निंग, मैं सेल्फ ध्रुव झा। आज का टॉपिक है पहला साम्राज्य। सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो से भी बड़ा साम्राज्य उभरा। इसमें से मगध जो है अंततः सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। अब मगध ने अन्य महाजनपदों पर शासन किया जो बहुत बड़ी भुजाओं तक फैला हुआ था। इस तरह के एक वाम साम्राज्य को जो है एक साम्राज्य के रूप में जाना जाता था। मगध से लेकर उत्तर पश्चिम में कंधार से लेकर दक्षिण में कैंपा तक फैला यह साम्राज्य अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था, जिसे सभी ने स्वीकार किया और किसी ने भी इसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। मौर्य वंश ने भारत के पहले साम्राज्य पर शासन किया। बात करते हैं सिकंदर के आक्रमण की। 326 ईसा पूर्व सिकंदर दुनिया के सबसे बड़े महान विजेताओं में से एक था। वह मैसेडोनिया और ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था। उसने उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन किया और सभी राज्यों पर कब्जा कर लिया। यह वह समय था जब नाहदार तुर्किस्तान के शासक मगध के शासक थे और उन्होंने विभिन्न युद्ध लड़े। वर्षों के दौरान बामलेथ में जो है सबसे प्रसिद्ध यह है कि जहां राज्य हेलम और चेल्ड के बीच स्थित था। हालांकि विजयी फर्स ने उन्हें टाइगर ब्यास बॉट से मुकाबला किया। वह लूथर को प्रभावित कर सकता था क्योंकि उसने अपने निकाले गए सैनिकों को राज वापस कर दिया था। उसने इसे वापस करने में मदद की है। उन्होंने शायद मगध के नदियों की विशाल सेना के बारे में सुना था और अंत में शक्तिशाली मगध सेना के हाथियों को लैस करने की सोची थी। सिकंदर ने फिर से शुरू करने का फैसला किया। भारत छोड़ने से पहले उन्होंने विजित सेनेटोन में उनकी देखभाल के लिए यूनानी शासकों को नियुक्त किया। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब नंदिनी मगध में छिपे हुए थे। हालांकि उनकी सेना अलोकप्रिय हो गई थी। हालांकि उन्होंने महान धनवादियों को चकित कर दिया था और एक लंबी सेना बनाए रखी थी, लेकिन उन्होंने लोगों के कल्याण पर बहुत कम ध्यान दिया। उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त नामक एक युवक ने उन्हें उखाड़ फेंकने में सफलता प्राप्त की और चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक राजवंश की स्थापना की, जिसे कौटिल्य के चाणक्य नाम एक चतुर और बुद्धिमान ब्राह्मण के मौर्य राजवंशों के नाम से जाना जाता है। उतना ही बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की 321 से 297 ईसा पूर्व की। नंदवंश को उखाड़ फेंकने के लिए बाद चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। फिर उसने अपना ध्यान पंजाब, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत की ओर लगाया। उत्तर पश्चिम में सिकंदर द्वारा नियुक्त सेल्यूकस निकेटर उसका दुश्मन साबित हुआ। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया और उसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अफगानिस्तान और बटवान, हालांकि इसके अंत में चार्ल्स गिपे एक भिक्षु बन गया और अपने साम्राज्य के अवशेषों को अपने बेटे इंदुतार को सौंपने के लिए अकेले सेवानिवृत्त हो गया, जिसने लिवर ड्रॉ किया। बात करते हैं बिंदुसार की 320 से 273 ईसा पूर्व की। बरदासरा ने चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बनाया। वह एक कुशल शासक भी था। उसने मौर्य साम्राज्य को पूरे उपमहाद्वीप में फैलाया। केवल कलिंग और दक्षिणतम भाग में मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं हो सके, जबकि दक्षिणी क्षेत्र उसके प्रति मैत्रीपूर्ण थे। कलिंग ने मौर्य सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसके बाद बात करते हैं अशोक महान सम्राट की। सम्राट अशोक को भारत के सबसे महान शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता है।
भारत के विभिन्न भागों में स्तंभों और चट्टानों पर उत्कीर्ण शिलालेखों से अशोक और उसके शासनकाल के बारे में बताया जा सका है। उतना ही नहीं, आप ये समझ लीजिए कि अशोक महान, आप इसमें उसके बाद आ गया रुंगोरक्स कांगवेस्ट। कलिंग जो है एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया, जिसे उसके पितामह अस्वीकार नहीं कर सके। इस राज्य को अपने अधीन करने से साम्राज्य एक हो जाता है। दूसरे शब्दों में, कांग ने अपने सैनिकों को उस क्षेत्र में भेजा था जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व के अवन क्षेत्रों के साथ तालमेल बिठाने में सहायक था। इसीलिए उसने एक बड़ी सेना को इकट्ठा किया और कलिंग पर हमला किया। कलिंगवासी जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े, बहादुरी से लड़े, लेकिन अशोक की विशाल सेना के सामने हार गए। अंत में अशोक ने कलिंग पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन आक्रमण बहुत भारी था। युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। इस युद्ध ने अशोक के विचारों को बदल दिया। युद्ध की भावना अशोक के मन में घाव कर गई। वह लोगों और उनके परिवारों की हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी युद्ध में भाग नहीं लेगा और जल्द ही वह बौद्ध बन गया। वह एक ऐसा भारतीय शासक बन गया जिसने युद्ध जीतने के बाद युद्ध छोड़ दिया और लोगों को शांति से रहने के लिए राजी करने के उद्देश्य से जीने का फैसला किया। बात अगर करें अशोक के संपादन की, अशोक ने अपने लोगों के लिए ईडन को बचाया और उसे शालीनता से संबोधित किया। किलिक चट्टानों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर उकेरे गए थे। ये सार्वजनिक स्थानों पर स्थित थे। वे प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, जो कि ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। इन शिलालेखों में प्रशासन, लोगों के व्यवहार, दिशा निर्देश और हिंद के बारे में अशोक के विचारों की व्याख्या की गई है। उतना ही नहीं, अभी सबसे पहले तो ये एक अश्विन का धाम, संस्कृत शब्द धर्म को प्राकृत में धनुमा कहा जाता है। इसे धर्मनिष्ठा, नैतिक जीवन और धार्मिकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अशोक का धर्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि यह सामाजिक व्यवहार और गतिविधियों के मानदंडों को संदर्भित करता था। यह एक धार्मिक जीवन जीने का एक कोड था। वह उच्च आदर्शों में विश्वास करता था। वह चाहता था कि लोग शांतिपूर्ण और सहनशील हों। उसने लोगों को बड़ों के प्रति आज्ञाकारी, नौकरों के प्रति दयालु और दोस्तों और रिश्तेदारों के प्रति सम्मानजनक होने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पशु हत्या पर रोक लगाकर, युद्धों की निंदा करके अहिंसा का अभ्यास करने पर जोर दिया। अशोक यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों, तो आप एक बात बता लीजिए सबसे पहले, तब इतना जब बातचीत हो गई है तो मौर्य प्रशासन के बारे में भी थोड़ा जान लें। ये समझिए मौर्य शासकों का शासन काफ़ी प्रभावशाली था। वे विभिन्न समूहों के लोगों को एक बड़े प्रशासनिक समूह में संगठित करने में सक्षम थे। जैन और बौद्ध ग्रंथ, अशोक स्तंभ और टोक शिलालेख ऐसे स्रोत हैं जो हमें अब्बुल मौर्य प्रशासन के बारे में अधिक जानने में मदद करते हैं। मौर्य राजा मगध के आसपास के क्षेत्र पर सीधे शासन करता था। बात रही कि प्रांतीय प्रशासन की, मौर्य साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें शाही तमिलों के सदस्यों द्वारा अलग अलग देखा जाता था। प्रत्येक प्रांत की अपनी राजधानी थी जो प्रांत की देखभाल करती थी। हालांकि केंद्र का भी प्रांतों पर नियंत्रण था। प्रत्येक प्रांत में स्थानीय नियमों और रीति रिवाजों का पालन किया जाता था। प्रांतों को आगे भी गांवों और कस्बों में विभाजित किया गया था।
मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे। प्रत्येक शहर का प्रशासन 30 अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाता था, जिसे 6 समितियों में विभाजित किया जाता था, जो साम्राज्य के विभिन्न विभागों जैसे उद्योग, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, स्वच्छता, प्रकाश, वजन और माप और सार्वजनिक उपयोगिताओं का ध्यान रखती थी। उनके पास विदेशियों के लिए एक विशेष विभाग भी था। पाटलिपुत्रा साम्राज्य की राजधानी थी। यह एक अच्छी तरह से संरक्षित शहर था, जिसमें गहरी खाई और शहर के चारों ओर एक ऊंची लकड़ी की दीवार थी। दीवार में 64 द्वार और 570 बोने की जगह थी। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त पाटलिपुत्रा में एक विशाल महल में रहता था, जिसे सोने और चांदी के डिजाइनों से खूबसूरती से सजाया गया था। पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैन और तक्षशिला सबसे महत्वपूर्ण शहर थे। ट्रेड्स एंड आर्यल राजमार्ग, इसमें पार्सल पब्स ट्रेड्स के साथ एम्प के अन्य फर्म के लिए जो है अस्पताल में अन्य स्याही थी। इसमें प्रशासन और सहायता में मदद मिली। कराधान की एक किस्म ने राजा को विस्तृत जलग्रहण चलाने में मदद की। मासिक कर नगद और वस्तु के रूप में एकत्र किया जाता था। उत्पाद के एक भाग से भूमि प्राप्त की जाती थी, जो राजस्व का स्रोत थी। सीमा शुल्क, बिक्री और व्यापार कर के अन्य प्रमुख स्रोत थे। जल कर का भी उल्लेख है। बात करें सेना और जासूस की, तो मौर्य सेना में तत्काल सैनिक दल, घुड़सवार, हाथी और ट्रांसपोर्ट के लिए और सेना थी। वे सभी नियमित वेतन पाते थे। चिकित्सक के अनुसार एक सरदार अपने लोगों को तभी त्याग दे सकता है जब वह अपने साम्राज्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। मौर्य शासकों ने शासन का ठीक से पालन किया। उसके पास सेना में और राज्य के विभिन्न स्थानों पर तैनात पुरुषों और महिलाओं के जासूसों का एक नेटवर्क था। मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था कि इसमें लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग खान पान की आदतें थी, अलग अलग कार्य करते थे। इसके अलावा विकास एक समान नहीं था, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने विकास के अलग अलग स्तर प्राप्त किए थे। मौर्य साम्राज्य व्यवसायों के आधार पर विभाजित था। ब्राह्मणों को उच्च पद प्राप्त थे, तथापि व्यापार और वाणिज्य के फलने फूलने से वैश्य धनी हो गए। मौर्य राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए शासन करते थे। वे इस बात में विश्वास रखते थे कि जो काम लोगों को पसंद आए उसे करे, न कि उस काम को करे जो शासक को पसंद आए। तो उसके बाद मौर्य जो है अच्छी तरह से अशोक ने छाया प्रदान करने के लिए मैड्स के बोडे एल्डस पर फलदार पौधे लगाए थे। इसे अहोर ने सिया और बूढ़े लोगों के लिए अस्पताल स्थापित किए थे। बात अगर करें कि मौर्य साम्राज्य के पतन की, तो अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके उत्तराधिकारी कमजोर शासक थे। साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्र जो है वो दूरी के कारण एक दूसरे से अलग थे। कर संग्रह कम हो गया और मौर्य राजाओं के लिए 4 बड़ी संपत्तियों को बनाए रखना मुश्किल हो गया। परिणाम स्वरूप प्रशासन की व्यवस्था ध्वस्त हो गई। विभिन्न प्रांतों के राज्यपालों ने इस स्थिति का लाभ उठाया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। अशोक के शासनकाल के 50 वर्षों के भीतर ही मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहदनाथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और मौर्य राजवंश का अंत हो गया। मौर्यों के बाद कई नए राजवंशों का उदय हुआ। उत्तर में शुंग और कर्ण और दक्कन में सातवाहन के रूप के प्रमुख हैं। तो आज के पार्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।